everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Dwivedi और आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर उसका सेकंड पार्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इससे पहले रिसोर्सेज क्या होती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरह से हमें उन्हें मैनेज करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में किस हिसाब की होनी चाहिए। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होने का एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है। यहाँ पे बहुत टाइप्स की रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उन्हें मैनेज करना कैन बी अ लिटिल chaotic। तो पहला पॉइंट देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज the regions of the country. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources। ठीक है, हमें उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उसे सर्वे करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज का। और उसके बाद इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development प्लान्स। ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर को अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ, एंड देन आपका इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी प्रॉपर होना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड देन मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल प्लान। जो भी आपके रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो आपके ओवरऑल नेशनल जो प्लान होगा उसके साथ कंफ्लिक्ट नहीं करने चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। Resources are vital for any development activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। ठीक है, अगर हम resources को सोच समझ के खर्च नहीं करेंगे तो उनका exploitation या फिर over consumption क्या होगा, socio-economic problems की तरफ हमें lead कर सकता है, environmental problems की तरफ हमें lead कर सकता है। To overcome these problems, resource conservation at various level is important। Resource को various levels पे conservate करना बहुत ज़्यादा important है, उन्हें बचाना। ठीक है, उनके बारे में सोचना, उन्हें properly conserve करना, उन्हें बचाना, उनका distribution, ये सब बहुत important है। To overcome these problems, resource conservation, this had been the main concern of leaders and thinkers in the past. Even Gandhi ji had the same view कि रिसोर्स इंडिया में बचाना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस हिज प्रोडक्शन बाय द मासेस। ठीक है, मास प्रोडक्शन एक इंसान से होने की बजाय वो क्या चाहते थे कि मास जो लोग हैं वो खुद प्रोड्यूस करे। इसीलिए अगर आपको याद होगा, उन्होंने जब हमारा इंटरनेशनल मतलब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने क्या लाया था, उन्होंने स्वदेशी लाया था। उसमें उन्होंने चरखे को इंट्रोड्यूस करवाया था जहाँ पे लोग खुद ही अपना कपड़ा बुनते थे। तो अब हम देखते हैं कि लैंड रिसोर्सेज क्या होती हैं। हम सब लैंड पे रहते हैं और हमारी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं और हम उसे यूज करते हैं डिफरेंट वेज से। ठीक है, लैंड को, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। लैंड जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। क्या क्या सपोर्ट करता है लैंड? नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ जो है वो भी लैंड पे रहती है, हम ह्यूमन बींग्स भी लैंड पे रहते हैं। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, फैक्ट्रीज हैं, आपका ट्रेड है, एवरीथिंग गोज थ्रू द लैंड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें भी लैंड पे ही है। लैंड इज एन एसेट ऑफ finite magnitude, therefore it is important to use available land for various purposes with careful planning। लैंड का भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, ये भी हमने देखा होगा। डिफॉरेस्टेशन हो जाता है और डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहां पे फैक्ट्रीज तो लग जाएंगी, बट देन नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाती हैं। तो इसीलिए लैंड को भी प्रॉपरली एज अ रिसोर्स यूटिलाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नीचे एक पाई चार्ट दिया था जहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में 43% क्या है, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स कितनी है 30% एंड प्लेट्यूज हैं 27%। इंडिया बहुत डाइवर्स है, इंडिया में हर लैंडफॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट है। अब देखिए, इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। ठीक है, इंडिया के पास माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, वी हैव
all possible forms of landforms present. 43% of the land area is plain, ठीक है, 43% हमारा प्लेन एरिया है, 30% हमारा कंट्री का क्या कहते हैं, हमारा total surface area of the country, and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects, ठीक है, वो हमारा माउंटेनियस रीजन है. एंड देन जो 20% 27% है वो हमारा प्लेटू रीजन है. जो हमारा प्लेटू रीजन है वो बहुत ज़्यादा रिच है किसमें, रिजर्व्स में, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, हमारा फॉरेस्ट. जो ये डेक्कन प्लेटू और जो छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा रिच है. छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, ये सब मिनरली बहुत ज्यादा रिच है. ये सब डेक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है. अब देखते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है और लैंड यूटिलाइजेशन हमें किस तरह से करना चाहिए. लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. पहला हो गया आपका फॉरेस्ट, दूसरा हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. जो लैंड हमारा अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के, जो कि बंजर जमीनें होती हैं या फिर वहां पे कुछ और है, जैसे कि आपके फैक्ट्रीज हैं या फिर रोड्स हैं या फिर वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, तो उस जगह पे आप खेती नहीं कर सकते. तो इसीलिए लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड, वही हो गया आपका बंजर जमीन या फिर जो वेस्ट जमीन है जो फर्टाइल नहीं है बिल्कुल भी. एंड देन लैंड पुट नो एग्रीकल्चरल यूजर्स, ठीक है. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड क्या हो जाएगा, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. अब परमानेंट पैस्चर्स या ग्रेजिंग लैंड वो होते हैं जहाँ पे लोग अपने कैटल्स को ले जाते हैं फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, उनको चराने ले जाते हैं. तो वहां पे आप किसी भी तरह का प्लांटेशन नहीं कर सकते. उसके बाद आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया, ठीक है, जहाँ पे वेरियस ट्री क्रॉप्स होती हैं. उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स. अगर एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है उसको आप 5 साल तक बिना किसी खेती के छोड़ दें तो वो भी एक वेस्ट लैंड हो जाता है क्योंकि उसपे किसी भी तरह की खेती नहीं हुई है. अब देखते हैं हम फैलो लैंड्स क्या होते हैं. करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है, जिसको एक या एक से कम साल के लिए बिना किसी खेती के छोड़ दिया गया है वो होता है करंट फैलो. और उसके बाद अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स वो हो जाएगा अदर देन करंट फैलो, ठीक है. तो हमने 4 टाइप्स अभी तक पढ़ लिया. आपका फॉरेस्ट पढ़ लिया, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, एंड देन कम्स अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एंड फैलो लैंड. Now we'll see net sown area. The physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area. ठीक है, जितना भी जो और जो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया उसे हम कहते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है. वो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है जो एरिया मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर उस पर खेती हो चुकी होती है, और नहीं तो नेट सोन एरिया जो होता है वो. अब हम देखेंगे कि लैंड यूज पैटर्न क्या होता है. The use of land is determined both by physical factors such as क्या क्या आ जाएगा, टोपोग्राफी हमारा आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा, सॉइल टाइप्स, as well as human factors such as population, density, technological capability and culture and traditions, ठीक है. ये हमारा सब लैंड यूज पैटर्न आ जाएगा इंडिया में कि किस हिसाब से इंडिया में जो एक पीस ऑफ लैंड है उसे हम यूज करते हैं. अब यहाँ पे दो आपको पाई चार्ट दिए हैं. एक है 1960 to 61 का लैंड यूज जिसमें फॉरेस्ट जो है वो 18.11% लैंड था वहां पे. बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड हमारा 12.1% है. एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हमारा 4.95% है. परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड ये हमारा 4.71% है. एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स ये हमारा 1.50% है. इसी हिसाब से इंडिया के जो वेरियस लैंड रिसोर्सेज हैं वो डिवाइडेड हैं और मैक्सिमम हम देख सकते हैं किसका है, नेट सोन एरिया,
जो मैक्सिमम लैंड यूजेस है वो है हमारा नेट जोन एरिया का। और वैसे ही अब हम देखते हैं कि कितना चेंज हुआ है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज इन 2014-15। 23.3% हमारा फॉरेस्ट के लिए यूज हुआ है एंड देन अगेन 45.5% हमारा नेट जोन एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया of India is 3.28 million square kilometers, ठीक है, and land use data however is available only for 93% of the total geographical area। अब ऐसा क्यों है, ये भी आपके साथ क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमारा पूरा जो कवर है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, बट जो हमारा डेटा है वो सिर्फ 93% ऑफ लैंड का है, तो ऐसा क्यों है? It's because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. जो भी हमारे political issues, territorial issues की वजह से जो हमारे conflicts हैं हमारे neighbors के साथ, उनकी वजह से जो भी एरिया हमारा उनके अंडर आता है उसको हमने सर्वे में ऐड नहीं किया है या फिर वो हमारा काउंटेड नहीं है। इसी वजह से 100% में से सिर्फ 93% ही जो इंडिया का टेरिटोरियल जो है हमारा उसी को हमने सर्वे में ऐड किया और वही पाई चार्ट में उस डिस्प्लेड था। नाउ वी विल मूव ऑन। The land under permanent pasture has also decreased. जो land permanent pasture में था उसे decrease कर दिया गया है। Most of the other land than the current fallow lands, कौन से थे current fallow lands? जिन्हें एक साल या एक साल से कम के लिए बिना agricultural activities के छोड़ दिया गया है, are either of poor quality or lost or the cost of cultivation of such land is very high। क्योंकि जिस लैंड को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से दूर रख दिया गया है उसमें क्या होगा, वो लैंड बैरन है, उसमें न्यूट्रिएंट्स उतने प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तो उसमें वापस से आपको इनपुट बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, मैन्यूर्स डालने पड़ेंगे, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत सारा पहले इनपुट डालना पड़ेगा, तभी आपको उससे वो एग्रीकल्चरल आउटपुट मिलेगा। इसीलिए फार्मर्स को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा उनको। Hence these lands are cultivated on once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। तब हमारा net sown area बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 54%। अगर हम इस दो कौन से हमारे करंट फेलो लैंड और फिर जो बहुत टाइम से नहीं कल्टिवेट हुए थे उन लैंड मासेस को अगर हम कंसिडर करेंगे तो द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करेगा। ठीक है, कैसे वेरी करेगा? क्योंकि एक तो इंडिया में हमारे प्लेन्स, प्लेटूज, इन सब की वजह से, माउंटेन्स की वजह से जो प्रॉपर एग्रीकल्चर है वो हो नहीं पाता, तो एरिया इट वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा क्या है, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन लैंड है, इसीलिए यहाँ पे 80% तक खेती जो लैंड है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है खेती के लिए। पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट चले जाएं या फिर हम अंडमान चले जाएं तो यहाँ पे क्या है, ये सब माउंटेनियस रीजन्स हैं, अंडमान इज एन आइलैंड, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 10% ऑफ द लैंड यूज हो पाता है खेती के लिए। माउंटेन पे टेरेस फार्मिंग होती है तो बहुत स्मॉल पैस्चर्स ऑफ लैंड में फार्मिंग करते हैं। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%। हर कंट्री का एक जो डिजायर्ड इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 33%, बट इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में 18%, 23% ऐसे है, सीधे सीधे 10-15% का डिफरेंस। तो वो डिजायर्ड जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए ऑक्यूपाइड, वो इंडिया में क्या है, बहुत कम है। इस वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा है। It was considered essential for the maintenance of ecological balance, the livelihood of millions of people
who live in the fringes of these forests depends upon it. Mainly इसमें क्या आते हैं, हमारे ट्राइबल एरिया, ट्राइबल जो कम्युनिटीज होती हैं वो आते हैं, जिनका घर, जिनको ऑक्यूपेशन, जिनका खाना, जिनका A to Z सब सिर्फ जंगल है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है. A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agricultural uses includes settlements, roads, railways, industries, etc. अब आपको यहाँ पे पूछ सकता है what is a wasteland and what is a land put to other non-agricultural uses. तो wasteland क्या होता है? wasteland वो एरिया होता है जहाँ पे वो रॉकी है, एरिड है या फिर डेजर्ट है. अब जैसे थार डेजर्ट में जाके तो आप खेती नहीं कर सकते ना, वैसे ही जो इंडिया का इतना वास्ट डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंट है वो मेनली क्या है, वहाँ पे मेनली रॉक्स हैं, तो उस पे भी आप क्या एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. ठीक है, तो लैंड जिस तरह से हमारा डिग्रेड होता है और फिर हम किस तरह से उसे बचा सकते हैं. अब हम वो पर्टिकुलर मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉजेस पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के. तो we have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations too. हमारी past generations ने ये जितने भी land resources हैं ये हमें transfer करी हैं और हम अपनी future generations के साथ इन्हें share करेंगे. ठीक है, और जो हमारी 95% of the basic needs हैं वो सब हमें land के through ही मिलती हैं, बट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी वजह से जो नेचुरल फोर्सेस हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं. अब जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है तो हमें क्या लगता है कि सिर्फ पेड़ कट गए, बट पेड़ कटने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस तो एनवायरनमेंट में बढ़ ही रही हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ है, जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है, जो वहाँ के बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उन पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स हैं उनका तो घर ही चला गया, उसके साथ साथ जो वहाँ पे सेटल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो होमलेस हो गए. उनका तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, उनका चाहे घर हो, चाहे खाना हो, चाहे ऑक्यूपेशन हो, उनका A to Z सब उन्हें कहाँ से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से मिलता है. आपने बहुत सारे, अभी जो एक हमारे इंडिया की ही डॉक्यूमेंट्री है जिसको नोबेल प्राइज मिला, जिसको ऑस्कर मिला है, आप उसे देख सकते हैं, वो पूरा एक तमिलनाडु के ट्राइबल कम्युनिटी पे ही बेस्ड है. वो उसमें ये तक बताते हैं कि किस तरह से वो भगवान की नहीं, जबकि वो सिर्फ फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट ही उन्हें सब देता है, तो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट. सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट देना, जंगलों को काट देना, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, मतलब अपने कैटल्स को ओवर छोड़ देना, जो ऐसे पैस्चर्स होते हैं उसमें ओवर ग्रेज करने के लिए, माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन. ये क्या हो गए, दीज आर द कॉजेज ऑफ लैंड degradation. Mining sites abandoned after excavation, work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. अब जैसा कि जो ऐसे स्टेट्स हैं जो मिनरली बहुत रिच है, जहाँ पे कोयले की खदानें होती हैं, कोल माइंस होती हैं, वहाँ से जब पूरे मिनरल्स या फिर जो भी पर्टिकुलर माइनिंग चल रही है जिस भी सब्सटेंस के लिए, वो जब निकल जाता है, वो उसे एक्सकवेट कर देता है, उसके बाद क्या बच जाता है, सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा, जिस पे ना हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, जिस पे ना हम कुछ भी बना सकते हैं, वो एकदम टोटल यूजलेस पीस ऑफ लैंड हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है आपको, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, MP हो गया, उड़ीसा हो गया. डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, माइनिंग के लिए वहाँ से पेड़ काट दिए जाते हैं और उसके बाद सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है. वैसे ही गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग, जो कि कैटल्स होती है उनके बहुत ही ओवर ग्रेज करने की वजह से, बहुत ज़्यादा चरने की वजह से भी जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है. वैसे ही अगर हम प्लेन्स में आए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश,
Over irrigation is responsible for land degradation due to waterlogging leading to increase in salinity and alkalinity of the soil. ठीक है, क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन हो जाता है, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप को सिर्फ कुछ मिलीमीटर तक का पानी चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे उसको डबल ट्रिपल इरिगेट कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, वाटर लॉगिंग होती है, पानी जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, एक जगह रुक जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है वहाँ की जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो सॉइल है वो एल्कलाइन सॉइल हो जाती है, जिसकी वजह से वो फर्टाइल अब नहीं रहती। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डस्ट जनरेट होती है एटमॉस्फेयर में, किन चीज़ों की वजह से, लाइमस्टोन जो चूना होता है उसकी जब खुदाई होती है तो उसकी वजह से, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ये ऐसे सब एलिमेंट्स की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में, जो कि अगेन इज कंसिडर्ड harmful for the environment we are living in. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. जब ये सेटल हो जाता है लैंड पे तो ये वाटर इन्फिल्ट्रेशन जो होता है सॉइल में उसको खत्म करने का पूरी कोशिश करता है। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. अब आपने अपनी पर्टिकुलर सिटीज के डंपिंग ग्राउंड्स अगर देखे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक हीप ऑफ गार्बेज फॉर्म हो जाता है इतने बड़े पीस ऑफ लैंड पे, जिसका जो वो लैंड है वो तो खराब हो ही रहा है, इसके साथ साथ उसकी वजह से कितने सारे डिजीजेस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का होता है। अब वैसे ही देखेंगे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स में डिस्पोज कर दिया जाता है बिना उसे ट्रीट किए, बिना उसको मतलब टॉक्सिक पॉइजनस वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के उसे रिवर्स में डिस्पोज कर देते हैं, लैंड पे डिस्पोज कर देते हैं। तो आजकल ये भी एक मेजर कॉज हो गया है लैंड एंड सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन का। There are many ways to solve the problems of land degradation। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ways to conserve land। एफॉरेस्ट्रेशन हो गया, पेड़ लगाना, ग्रेजिंग को प्रॉपरली मैनेज करना ताकि ओवर ग्रेजिंग ना हो, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स फॉर प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, जो ऐसे मिट्टी जो डस्ट उड़ती है उसको प्रॉपरली स्टेबलाइज करना। ये कैसे होगा, बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस are some of the methods to check land degradation in arid areas। ठीक है, एरिड एरियाज में क्या कर सकते हैं हम, अब जैसे कि आपने देखा होगा डेजर्ट्स में और कुछ हो ना हो कैक्टस उगता है, तो वैसे ही थॉर्नी बुशेस हम एरिड रीजन्स में ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट, वेस्ट लैंड्स का, माइनिंग एक्टिविटीज पे कंट्रोल ताकि ओवर माइनिंग ना हो, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। ठीक है, waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। ठीक है, जो भी आप, अब ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज है तो वेस्ट जनरेट होगा, बट उस वेस्ट को ट्रीट करना प्रॉपरली, उससे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, उसके जो पॉइजनस एलिमेंट्स है उन्हें खत्म करना, या जो सीवियर लैंड डैमेज कॉज कर सकते हैं उन्हें ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बाद अगर वो डिस्पोज करे तो उससे काफ़ी हद तक जो लैंड डिग्रेडेशन एक्टिविटीज़ हैं उन पर कंट्रोल आ सकता है। Now we'll study how we can use soil as a resource। Soil बहुत important है and it's a renewable natural resource। ठीक है, it is the medium of what, plant growth and supports different types of living organisms on the earth। अब हम देखेंगे कि it takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth। ठीक है, जो सॉइल है उसे सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स का एक लेयर बनाने के लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil। ठीक है, सॉइल बनना is not a one day process या फिर एक महीने में आपका 1-2 सेंटीमीटर सॉइल बन जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। सॉइल बनने के लिए भी एक प्रॉपर
कह सकते हैं क्राइटेरिया या फिर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, रिलीफ क्या है, पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक, क्लाइमेट क्या है, वेजिटेशन कैसी है, उसके बाद अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposers contribute to the formation of soil. ये जितना भी है हमारा, ये हमें क्या बताता है, soil formation कैसे होता है। Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. जो soil में chemical या फिर organic changes होते हैं वो भी उतने ही important है। उसके बाद soil जो है वो हमें consist करती है और inorganic materials भी। On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the types of soils in India are categorized into following. अब इंडिया में भी ना एक टाइप की सॉइल नहीं है, जिस तरह से मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था कि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, यहाँ पे हर चीज़ इतनी वैरायटी में आपको मिलेगी, तो यहाँ पे सॉइल भी बहुत वैरायटीज़ में है। जैसे कि एलुवियल सॉइल है, इसको हम बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल मानते हैं। ये हमारे कहाँ होती है, जो हमारा गंगा प्लेन है पूरा, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा इसमें आपका पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये सारी चीज़ें आपके गंगा प्लेन पे लाई करती हैं, एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड तो ये सब जो है हमारा, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे हमारे एलुवियल सॉइल है। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। अब हमारी वो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम कौन से हैं जिनकी वजह से एलुवियल सॉइल हमें मिलती है? इंडस की वजह से जो हमारा जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न हमारा इंडिया है उसे मिलती है। उसके बाद गंगा की वजह से जो हमारा ये गैंगेटिक बेल्ट है, जो गैंगेटिक प्लेन है उसे, एंड देन ब्रह्मपुत्र की वजह से जो एलुवियल सॉइल मिलती है वो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को मिलती है। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. राजस्थान एंड गुजरात में भी थोड़े हद तक एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the deltas of Mahanadi, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे भी जो डेल्टाज हैं कुछ रिवर्स के, जैसे कि कौन कौन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टाज पे भी एलुवियल सॉइल मिलता है। तो ये आपका एक्सेप्शन हो सकता है, सो डू रिमेंबर इट। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस पोर्शंस ऑफ सॉइल, सिल्ट एंड क्ले। व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इसमें सॉइल होती है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। As we move inland toward the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of break or slope, the soil are coarse. ठीक है? Such soils are common in pavement plains such as duars, chos and terai. ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोर्स होता है, मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े थोड़े रेत जैसे। तो इनको भी इन्होंने 3 तरह में क्लासिफाई कर दिया। क्या होगा वो? दुआर्स, चोस एंड तेराई। और इसी के साथ जो हमारा एलुवियल सॉइल है वो क्वालिटी वाइज दो में सब डिवाइडेड है, या एज वाइज कह सकते हैं। एक होता है बांगर और एक है खादर। अब बांगर क्या है? सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर। कंकर क्या होता है? जो पेबल्स होते हैं ना, वो इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, nodules than the khadar. It has more fine particles and is more fertile than the bangar. ठीक है, जो खादर है वो क्या है? It has more fine particles और वो ज़्यादा fertile होती है। Alluvial soil as a whole is very fertile. ठीक है, mostly these soil contain adequate proportion of, क्या क्या इसमें important है जो present होता है? पोटैश है, phosphoric acid है, lime है, और ये किसके प्रोडक्शन के लिए, किसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ही सूटेबल है? शुगर केन, paddy, wheat and other cereals and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी फर्टिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेती होती है, और इसी की वजह से ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं। Soil in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. तो ये हमने पढ़ लिया नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न, एंड देन हमारा
नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के बारे में। अब हम देखते हैं कि ब्लैक सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है। ब्लैक सॉइल को हम रिगर सॉइल भी कहते हैं, और ये ब्लैक होती है कलर में, नाम से ही पता चल रहा है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन की ग्रोथ के लिए बेस्ट कंसिडर किया जाता है ब्लैक सॉइल को, एंड इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। It is believed that climatic conditions along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil। जो parent rock के साथ जो climatic conditions हुई थी, ये देखिए, ये हमारी unweathered, बिना कुछ भी, जैसे थी वैसे ही, एक तरह से बोला जाए तो साबुत, बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं पेरेंट रॉक है, ठीक है। अनवेदर्ड मतलब जो बिल्कुल भी टूटी नहीं है। उसके बाद आता है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, इसको थोड़ा बहुत क्रश कर दिया गया है। सब सॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले। अब क्या है, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पे सॉइल बन चुकी है लगभग, थोड़ी बहुत बननी बाकी है, एंड देन ये टॉप लेयर है सॉइल की। तो ये इस तरह से एमर्ज होती जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैक सॉइल का जो पेरेंट रॉक मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लैक सॉइल के प्रोडक्शन में। और दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ठीक है, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो लावा फ्लोज से बना है, इसीलिए वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और बहुत ज़्यादा रिच है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कॉटन ग्रोथ में लीड करता है इंडिया में। सौराष्ट्र आपका गुजरात का पार्ट है। मालवा हो गया मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो ये आपका एलुवियल सॉइल की फोटो दी है, ये आपका ब्लैक सॉइल है विच इज रिच इन व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा एलुवियल सॉइल था उसमें सिल्ट था, सॉइल था, क्ले था। ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले पार्टिकल्स ओनली। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ठीक है, कॉटन को प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, जो कि ब्लैक सॉइल में पूरी तरह से है। इन एडिशन दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। These soils are generally poor in phosphoric contents. They develop deep cracks during hot weather. अभी हमने जो ऊपर फोटो देखी उसमें which helps in proper aeration of the soil. जब cracks हो जाते हैं तो air ज़्यादा अच्छे तरीके से soil में penetrate कर सकती है। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। क्योंकि क्लेई टेक्सचर है इसका, इसीलिए स्टिकी हो जाती है। इसको जब तक प्रॉपर इस पर खुदाई अच्छे से ना हो, इसे टिल ना किया जाए, तब तक इस पर प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। यहाँ पे ऊपर आप मैप देख सकते हैं जिसमें इंडिया का हमारे ये जो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन हो जाता है हमारा, ये सिक्किम का, नॉर्थ ईस्ट का, ये हमारा कश्मीर, JNK, हिमाचल और लद्दाख। एलुवियल सॉइल की बेल्ट कहाँ है, ये पूरी आपकी एलुवियल सॉइल की बेल्ट है। ये इंदस से ड्रेन्ड है, ये गंगा से ड्रेन्ड है, ये ब्रह्मपुत्रा से ड्रेन्ड है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल और येलो सॉइल का ये है। ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ है आपकी, पूरा ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ये आपका ब्लैक सॉइल है। लेटेराइट सॉइल का एक्सटेंट ये है, और जो एरिड रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका राजस्थान में आता है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो थार डेजर्ट का एरिया है वो एरिड रीजन में आ जाएगा। नाउ वील सी व्हाट इज रेड एंड येलो सॉइल्स। ये फॉर्म हुई है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, येलो रेड सॉइल कहाँ फाउंड होती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड ऑल्सो द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और ये जो सॉइल है डेवलप हो जाती है रेडिश कलर में, क्योंकि इनमें आयरन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है और क्योंकि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इसीलिए इनका कलर रेड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है, या इसमें ऐसा क्या है, तो फिर आप बता सकते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी है और उनमें हाई कंटेंट होता है आयरन का। इट लुक्स येलो when it occurs in hydrated form. And when does a red soil looks yellow? When it occurs in an hydrated form, जिसमें water content ज़्यादा हो।
अब हम देखते हैं कि लेटेराइट सॉइल क्या होती है। ये वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। लेटेराइट सॉइल डेवलप्स इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट with alternate wet and dry season. This soil is result of intense leaching due to heavy rain, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा heavy rain होती है तो क्या हो जाता है, intense leaching हो जाती है, जिस वजह से ये वाली soil type जो है वो form होती है। Laterite soils are mostly, क्या क्या इनके features हैं, they are very deep, इनका acidic level high होता है और generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states और वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सदर्न स्टेट्स हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो जाएगा और वेस्टर्न घाट्स कौन सा एरिया है हमारा, केरला के साइड वाला। ऑन दी लैंडस्केप, दे आर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कन्वर्जन टेक्निक्स वेरियस स्टेट्स में, जहाँ पे लेटेराइट सॉइल को कंजर्व कर लिया जाए। पर लैटेराइट सॉइल जो है वो बहुत यूजफुल है किसके ग्रोइंग, किसके एग्रीकल्चर में, टी एंड कॉफी के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लैटेराइट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रेड लैटेराइट सॉइल है जो तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, केरला में है, वो कैश्यू नट के क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं हमारे एरिड सॉइल, जिसका कलर क्या होता है, रेड टू ब्राउन। टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी एंड सलाइन इन नेचर, सम एरियाज में प्रेजेंट है और सॉल्ट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इससे ऑब्टेन कर दिया जाता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। अब इसमें क्या है, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ठीक है। The lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downwards, ठीक है। और जो कंकर लेयर है, formations in bottom horizons restrict the infiltration of water, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है। अब ये हम देख सकते हैं एरिड रीजन की सॉइल, ये हमारे राजस्थान का है, वेस्टर्न राजस्थान में, जहाँ से थार डेजर्ट धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ की है। यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये सॉइल कल्टिवेबल हो जाती है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। अब आती है हमारी फॉरेस्ट सॉइल, हिली एरियाज में होती है, जहाँ यहाँ पे सफिशिएंट रेन अवेलेबल होती है। सॉइल टेक्सचर वेरी करता है माउंटेन एनवायरनमेंट और ये कहाँ पे फॉर्म हुई है। अब जो सॉइल टेक्सचर JNK या फिर हिमाचल या फिर उत्तराखंड के सॉइल्स का होगा, वो सेम सॉइल टेक्सचर ऊटी या फिर वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स के सॉइल का नहीं होगा, तो वो रीजन टू रीजन वेरी करता है। पर ये मोस्टली कैसी होती हैं, लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स, ठीक है। इन स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस denudation and are acidic with low humus content, ठीक है। क्या होता है, हमस कम हो जाता है जब स्नो कवर्ड एरियाज में सॉइल आ जाती है, और उसके साथ साथ सॉइल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैन्स आर फर्टाइल, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन। जैसे हमने लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन पढ़ा था, वैसे हम सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे। The denudation of soil covers and subsequent washing down is described as soil erosion, ठीक है। जब सॉइल क्या होता है, पूरा एक पर्टिकुलर सॉइल पैच ही डिग्रेड हो जाता है या फिर वहाँ से खिसक जाता है, तो ये मेन रीजन होता है सॉइल इरोजन का। ऐसे ही अगर आपने लैंडस्लाइड्स की वीडियो देखी होंगी तो वो भी एक तरह का सॉइल इरोजन ही है। क्यों होता है, वहाँ से पेड़ों को काट दिया जाता है, तो जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पे अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पेड़ कट जाएंगे, तो जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है, इसीलिए आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाते हैं। उस वजह से वो पूरा पैच ऑफ सॉइल ही वहाँ से हट जाता है। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. आज तक सॉइल इरोजन बहुत ही स्पीड से चलता है, बट हमें क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि जितनी सॉइल इरोड हो रही है उतना फॉर्म भी हो रही है, इसीलिए ये बैलेंस बना रहता है। समटाइम्स डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग की वजह से ये मेजर कॉजेज हैं हमारे सॉइल इरोजन के। The running water cuts through the clay soils and make deep channels. तो ये जो लैंड फॉर्म जैसा कुछ फॉर्म होता है, इसे हम गलीज कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब बहुत ही तेज धार होती है किसी भी रिवर या फिर झरने की, तो वो क्या करता है, वो गलीज फॉर्म कर देता है सॉइल में, जो क्ले सॉइल होती है उसमें, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसमें एक लैंड फॉर्म जैसा फॉर्म हो जाता है, गली जैसा।
एंड द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन और उसे हम बैड लैंड कहते हैं। चंबल की घाटियों के बारे में अगर आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, स्पेशली आफ्टर द मूवी ऑफ बैंडेड क्वीन, जो फूलन देवी पे मूवी बनी थी, उसके बाद चंबल की घाटियाँ बहुत फेमस हो गई थी। तो चंबल की जो घाटियाँ हैं वो भी ऐसे ही किसी नेचुरल कॉज का रीज़न है और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिवाइंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो लैंड मासेस होते हैं उन्हें हम रिवाइंस कहते हैं, जहाँ पे ऐसे वेरियस गलीज फॉर्म हो जाती हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. क्या होता है, जब कभी किसी स्लोप पे, जैसे कोई हिल है, उसके स्लोप पे पानी बहुत स्पीड से बहता है तो वो उसकी टॉप लेयर को भी अपने साथ बहा ले जाता है, उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग डाउन, जिसे हम विंड इरोजन कहते हैं, जो विंड के साथ हवा का एक प्रॉपर कुछ भी सॉइल उड़ जाती है। उसके बाद सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अगर फार्मिंग सही से नहीं होगी तो सॉइल इरोजन उसका भी एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। गलत वे से वहाँ पे खुदाई करना, प्लोइंग करना, टिलिंग करना, ठीक है। और उसके बाद प्लोइंग along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes, ठीक है। This is called contour plowing. Steps can be cut on the slopes making terraces. आपने टेरेस फार्मिंग देखी होगी, अगर आप किसी भी ऐसे माउंटेनियस रीजन में गए हैं तो वहाँ पे फार्मिंग कैसे होती है, टेरेसेस फार्मिंग होती है। वैसे डिफरेंट ऐसा लगता है सीढ़ी जैसे बना रखी है। इससे क्या होता है, इरोजन कम होता है, वाटर जो है वो एकदम ऐसे स्पीड में नहीं जाएगा तो सॉइल को भी अपने साथ वॉश अवे नहीं करेगा। टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन। फिर आपका हिमालयन रीजन में यही होता है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of wind. This method is called strip cropping. अब आपका strip cropping क्या होगा, अगर एक particular piece of आपका land है, मान लीजिए यहाँ मुझे खेती करनी है, तो मैं बीच बीच में ना strips divide कर दूँ और इसमें मैं सिर्फ grass रहने दूँ। इससे क्या होगा, जब हवा आएगी तो वो ये grass उसको hold कर लेगा, तो उसकी वजह से जो soil है वो हवा के साथ नहीं उड़ेगी। इसे हम strip cropping कहते हैं और wind erosion नहीं होगा। Planting lines of trees to create shelter also works in similar way. अब जैसे यहाँ पे तो मैंने ग्रास लगा दी, अब मान लीजिए ये मेरे पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे मेरे को फार्मिंग करनी है, तो मैं ऐसे यहाँ पे स्ट्रिप्स डिवाइड कर दूँ और इसमें मैं पेड़ उगा दूँ, तो क्या होगा, जो क्रॉप है उसे शेल्टर मिल जाएगा, इस वजह से भी इरोजन रुकेगा। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing deserts in western India. ठीक है, जो बड़े बड़े ऐसे आपने देखा होगा, अगर आपने कभी थार डेजर्ट या किसी भी डेजर्ट की कोई वीडियो देखी, किस तरह से वहाँ पे रेत उड़ती है, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा ये शेल्टर, ट्री शेल्टर्स जो हैं उन्होंने हेल्प की है। तो सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।